फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीडीपी पेपर 2 की जो है 12th क्लास है, इससे आप पहले जो है आपकी 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको क्या करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीडीपी पेपर 2 में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं डेट वाइज। ठीक है, इस सीरीज़ का मोटो यही है कि आप सीडीपी पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 सीडीपी का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। जस्ट आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है पेपर 2 में। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप पेपर 2 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हैं, तो आप पेपर 1 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, तो आज मैं आपको 22 दिसंबर 2022 में जो आपके सीडीपी पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, आपके जो भी फ्रेंड्स टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस स्तर पर बालक नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया में वृद्धि होती है, हालांकि यह मूर्त अनुभवों तक ही सीमित है। यानी कि इसमें से कौन सी आपकी ऐसी अवस्था है जहाँ पर जो है आपकी तार्किक जो यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो प्रोसेस होती है उसमें वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, और जो ये वृद्धि है वो सिर्फ मूर्त अनुभवों तक ही सीमित होती है। यानी कि अभी आपके अंदर अमूर्त अनुभव नहीं है, आप जो है अभी अमूर्त चिंतन करने के लायक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार करवा चुकी हूँ। देखिए, आपकी दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, एक इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा आपका एक्सटर्नल यानी कि बाह्य रूप से हम प्रेरित होते हैं, बाह्य रूप से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब बाह्य रूप से मोटिवेशन कैसा होता है, जैसे हमने कोई मान लीजिए यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली है ना, कोई किसी ने हमको कुछ लेक्चर दे दिया तो हम उसके थ्रू मोटिवेट हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारा बाह्य एक्सटर्नल हो गया ना। अब जैसे इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, हमारा खुद के अंदर से आना कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए, इसके लिए मैं पढ़ूँ। ठीक है, मैं अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर पाऊँ, इसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए, या फिर मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मैं कुछ सीख सकूँ, इसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए ना, मुझे कुछ नई स्किल सीखनी चाहिए ना। तो ये हमारा क्या, खुद से इंटरनली मोटिवेशन आ रहा है, ये हमें कोई और मोटिवेट नहीं है, हम खुद से मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये हमारा होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रुचि के कारण नया कौशल सीखना, यानी कि खुद के इंटरेस्ट के कारण वो सीख रहा है। तो इसका खुद के इंटरेस्ट के कारण सीख रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। बाकी देखिए, यहाँ इनाम के लिए बाहर रूप से इनाम रिवॉर्ड दे रहा है उसके लिए, यानी कि वो किसके लिए जीत रहा है कि उसको इनाम मिल जाए, इसलिए वो जो है क्वेश्चन रेस में भाग ले रहा है। नेक्स्ट, सजा से, यानी कि वो अगर होमवर्क पूरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले, तो यहाँ उसको पनिशमेंट मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। ठीक है, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है अपने पेरेंट्स को जो है क्या पाना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखना क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। है आपका विकास के शिर पदाभिमुख सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी कि जो आपका विकास का सेफलोकॉर्डियल थ्योरी है उसमें क्या कहा गया है वो आपको बताना है। विकास आपका हेड टू टो यानी कि सिर से पैर की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, बाहर से केंद्र की ओर होता है। तो ये दोनों तो आपके सेफलोकॉर्डियल से रिलेटेड नहीं है, ये आपके किससे रिलेटेड है, प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी से। यानी कि जो आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है वो आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत होता है, समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये शिर पदाभिमुख इसका मतलब होता है आपका इंग्लिश में सेफलोकॉर्डियल। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैरों से सिर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोहलबर्ग की थ्योरी से है। कोहलबर्ग की थ्योरी भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी आपकी वाइगोत्स्की की, तीसरी आपकी पियाजे की। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, रमेश को एक अपने मित्र का पेन जो है बहुत आकर्षित लगता है। रमेश कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको अपने फ्रेंड का पेन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे चुराने का, यानी कि वो सोचता है मैं इसको चुरा लूँ, लेकिन वो क्या करता है, उसे चुराता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि उसने पेन चुराया है तो वो उसे बुरा बालक कहेंगे। ठीक है, और वो ऐसा चाहता नहीं है कि मुझसे जो लोग हैं या मेरे पेरेंट्स जो हैं बुरा बालक कहें, वो अच्छा बन के रहना चाहता है। ठीक है, अच्छा लड़के की तरह रहना चाहता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही आप पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि गुड बॉय गुड वर्ल्ड की स्टेज में है वो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विकास ब्लैंक होता है, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, अव्यवस्थित, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित, एक आयामी या फिर गतिशील। तो एक आयामी नहीं होता, बहुआयामी होता है, व्यवस्थित होता है, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका, गतिशील होता है, यानी कि ये विकास क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें विकास में जो है चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभिकथन क्या कह रहा है, विज्ञापन और फिल्में किशोरों की दृष्टिकोण
और मूल्यों को निर्धारित करने में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भी आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ऐड वगैरह जो आते हैं, उनको हम देखते हैं ना, तो वो हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है इसका? मीडिया जो है सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक एजेंसी है। सही बात है। मीडिया क्या है? हमारी सामाजिकरण सोशलाइजेशन की एक द्वितीयक एजेंसी है। और मीडिया का मतलब क्या होता है? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। फिल्म, टीवी वगैरह, बुक्स वगैरह, आपके विज्ञापन वगैरह, ये सभी आपके मीडिया में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी इस सीरीज में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला। कथन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे हर 4 यानी कि उन्होंने 4 जो अपने स्टेजेस दी थी, चरण दिए थे, ठीक है, उन 4 क्रमों में जो बच्चे हैं वो एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके जो थ्योरीज थी, देखिए उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी में। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे जो हैं चारों चरणों में, यानी कि चारों जो स्टेज दी हैं उसमें एक ही तरीके से प्रोसेस करते हैं, एक ही तरीके से प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही बिल्कुल सही है। इसीलिए उनको जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, कारण क्या है यहाँ पर? सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कारण तो आपका बिल्कुल सही है। जो आपको सोशल कल्चर जो कारक होते हैं वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसका आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये एक अलग चीज़ हो गई, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ए तो सही है, सॉरी, और आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेज है जिसमें जो है बच्चे की जो तर्कशीलता है, जो समस्या है, वो एक ही पहलू से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। यानी कि केवल उनको एक ही पहलू पर वो नज़र मार पाते हैं, एक ही पहलू को जो ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, एक ही पहलू तक जो उनकी सोच सीमित रहती है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपका कौन सा गुण पाया जाता है? केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। इसका मतलब होता है आपका किसी एक ही पहलू पर जो है ध्यान अटक जाना। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा, वो सिर्फ टॉयज़ को देख करके ही जिद करने लगते हैं टॉयज़ को दिलवाने की। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना महंगा है, कितना कॉस्टली है, क्या है। ठीक है, वो सिर्फ उसको देखते हैं कि हाँ उन्हें अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसीलिए वो उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ उसका एक गुण देखते हैं, तो इसीलिए वो किस में आ जाते हैं? केंद्रीकरण में, यानी कि पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की से निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है? ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से जो है इनमें से कौन सा रिलेटेबल है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बिल्कुल सही, मदद की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये आपका किसने दी थी? ये आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी में कहा गया था कि बच्चे जो है किस स्तर पर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और अभी वो कहाँ पर हैं और उनको मदद देने के बाद वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसमें बदलाव करें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आई होप कि सभी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नैतिक यानी कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने आपकी कौन सा थ्योरी दी थी? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में प्रगति करने में सक्षम बनाएगा? यानी कि कौन सी चीज़ जो है बच्चों को अपने जो है, मान लीजिए वो कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ पर वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करेगी, उनकी प्रगति में एबल बनाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। इसको हम कहते हैं पाठ ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग, और अपनी भाषा में हम इसको कह सकते हैं मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, हेल्प के थ्रू जो है बच्चे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से। हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक चिंतन की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उन्होंने जो 8 बुद्धि के प्रकार बताए थे उनमें से कौन सी बुद्धि इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने सृजनात्मक बुद्धिमत्ता का नामक कोई प्रकार नहीं बताया था। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि बताई थी, भाषाई बुद्धि बताई थी, संगीत में भी बताई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? ठीक है, देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा प्रश्न बढ़ावा देगा, तो ऐसा प्रश्न जहाँ पर जो है बच्चों को सोचने के लिए सोचेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। ठीक है, बच्चों को थिंक करने के लिए ऐसा लगे कि बच्चे अपने इसमें बहुत ज़्यादा विचार दे सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसा क्वेश्चन आपको जो है मतलब जिसके जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल आंसर बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। इस जिसका लिमिटेड आंसर होता है वो क्वेश्चन जो है कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ऐसा है। तो 48984 और 4694 का जोड़ क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ अनलिमिटेड आंसर आएंगे क्या? नहीं आएंगे, सिर्फ इसका एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। बच्चे इसको जोड़ कर तुरंत बता देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसकी ईयर होगी, फिक्स ईयर होगी, इसमें बच्चे कुछ सोचेंगे नहीं सोचेंगे, उनको पहले से पता होगा कि इस ईयर में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वो तुरंत बता देंगे, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो यहाँ बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत वो बता देंगे जो उनको याद होगा। लास्ट है हमारा, हम पूर्वाग्रह व रूढ़वादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? देखिए यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको अलग अलग थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चों के, ठीक है। जो रूढ़िवादी जो पुरानी सोचें होती हैं, ठीक है, वो उनको हम चुनौती उनको चैलेंज कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हर एक बच्चे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बहुत सारी थिंकिंग बच्चे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है बच्चों की सोच को क्या मिलेगा? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन क्या कह रहा है? शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया? मानकीकृत पाठ्यक्रम। स्टैंडर्ड वर्ड जब मैंने आपसे कहा था किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए तो वो कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। हमें मानकीकृत पाठ्यक्रम का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम सभी को समान यानी एक जैसा बना दें, ठीक है। हमारा मतलब ये होता है कि हम सभी को समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, समझने की कोशिश करना, सभी को समान नहीं बनाना है, सभी को बराबर अवसर देने हैं, जिससे हर एक बच्चा जो है अपनी अपनी क्षमता को क्या कर सके? बढ़ा सके, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जिनको जो है कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है प्रॉपर, ठीक है, तो उसके लिए ब्रेल जो बुक्स आती हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से वो पढ़ सकता है, वो अवेलेबल कराना है ना। तो उनकी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा देना विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको कौन से यहाँ पर पालन करना चाहिए, किस चीज़ का? तो उनको पृथकीकरण देखिए अलग नहीं करना होता है हमें बच्चों को, कि अलग सेग्रीगेशन देखिए नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बच्चों को कभी भी अलग नहीं बिठाना है या किसी अलग इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजना है। इनको केवल देखिए ओनली वर्ड आ गया तो ये भी आपको गलत हो गया। ओनली व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए ना, ऐसा कि उनको हर प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए ना। तीसरा क्या है? इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा जो है हर एक बच्चे को जो है इंपॉर्टेंस देती है, हर एक बच्चे को समान मानती है, ठीक है, वो जो है हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला तो बिल्कुल नेगेटिव है, किसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है इनको, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी विश्वविद्यालय यानी कि जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं ना, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कुछ अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समावेशी विद्यालय भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहीं से है आपका हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाए, हर एक बच्चे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों को पहचाने, नामीकरण, देखिए नामीकरण और पृथकीकरण नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। एक रूपता, मानकीकरण फिर से आ गया, गलत हो गया। दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकास पर ध्यान दें, हमें बच्चे के ऊपर सिंपैथी शो नहीं करना है उसको, ठीक है। कोई बच्चा उसको पता चल जाता है कि ये सिंपैथी शो कर रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट है। आपका रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है, यानी कि मैंने आपको ये क्वेश्चन आई थिंक कल परसों वाली क्लास में करवाया था, इससे लास्ट जो क्लास थी, ठीक है। क्रिएटिविटी की आपकी 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, FFOE मैंने याद रखने के लिए कहा था, फफोई, ठीक है। एफ से आपका होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और दूसरे एफ से आपका होता है क्या होता है, मैं रिमेंबर ही नहीं रहा मेरे को। फफोई एक तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, दूसरा आपका याद नहीं है, 1 मिनट अभी देखती हूँ। ओ से आपका ओरिजिनलिटी होता है, ठीक है। ई से आपका एलेबोरेशन होता है, और दूसरे ऐप से आपका यस आई गॉट इट, फ्लुएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनलिटी कौन सा वर्ड है, यहाँ पर देखिए अभिसारी सोच नहीं होनी चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। अभिसारी सोच का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट पर अटक के रह जाना, ठीक है, लिमिटेड सोच, ठीक है, कार्यों को दोहराने की ना वीरता, विचारों में केंद्रित। तो यहाँ पर ये तीनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है मौलिकता, विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, आपका विचार ओरिजिनल आपका यानी कि आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है, आपको विचारों को इलेबोरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, इलेबोरेशन, फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके विचारों में, ठीक है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी आपकी किसकी विशेषताएं होती हैं? रचनात्मकता की। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? रचनावादी मतलब जहाँ बच्चे क्रिएटिव हों, जहाँ पर बच्चे कुछ कर रहे हों, जहाँ पर बच्चे इंगेज हों, ठीक है। सामाजिक जहाँ पर समाज का कुछ योगदान हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो आपकी टीचर हेल्प कर रही हो या फिर बच्चे आपके हेल्प कर रहे हो, यानी कि आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हो ना। तो समाज और रचनावादी दोनों प्रकार की कक्षा का
कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में से प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, यानी कि टीचर खुद क्या कर रहा है, प्रश्नों को लिख रहा है। यहाँ बच्चे एक्टिव हैं क्या, बताइए, नहीं है ना, गलत हो गया। एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ बच्चे कुछ एक्टिव है ही नहीं। एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार, देखिए रिवॉर्ड आपका देना एक नेगेटिव होता है, बच्चों को ना पुरस्कार देना होता है हमें, ना उसको दंड देना होता है, ठीक है, ये सभी नेगेटिव होते हैं। एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, ठीक है, तो यहाँ बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं। कैसे सीख रहे हैं, सहयोग के रूप में सीख रहे हैं, उनको सहयोग मिल रहा है, चाहे वो टीचर से मिल रहा हो या फिर खुद के फ्रेंड से मिल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आपका पूछा गया है, ठीक है, तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अधिसंज्ञान यानी कि खुद के बारे में सोचना, खुद की सोच के बारे में सोचना ही अधिसंज्ञान यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाकॉग्निशन कहलाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा, यानी कि कौन सा संवेग इमोशन इसमें से ऐसा है जो हम जब लर्निंग करेंगे तो उसको फैसिलिटेट करेगा, आगे बढ़ाएगा, उसमें हेल्प करेगा, है। देखिए तनाव, टेंशन, जो कि टेंशन किसी भी चीज़ को हेल्प कर सकती है क्या, आप मुझे खुद बताइए। और स्पेशली लर्निंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकती, जब मैं किसी चीज़ की टेंशन होगी तो हमारा उस चीज़ में मन ही नहीं लगेगा किसी चीज़ को करने में, ठीक है। भारी चिंता, ये भी आपकी टेंशन जैसा ही हो गया, ठीक है, किसी चीज़ की चिंता है तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रू आंसर रहेगा यहाँ पर, जिज्ञासा आपका क्यूरोसिटी, जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे, जिज्ञासा होगी हमारे मन में किसी चीज़ को सीखने की, ठीक है, तो हम जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और ऐसी चीज़ों को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक याद भी रख पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो है उसको खुद सीखना चाहते थे, खुद से हमारे अंदर क्यूरोसिटी थी उसको सीखने की। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।